हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। मैं शिवम पांडे आज एक बार फिर से आपके सामने। और आप सभी को पता है कि जब भी मैं आपके सामने आता हूं तो आपको सीयूटी के लिए जीके जीएस का जो भी पार्ट होता है वो मैं आपको पढ़ाने आता हूं। आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखे होंगे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एज वेल एज इकोनॉमिक्स के वीडियोस आपको काफी ज्यादा अवेलेबल होंगे इस स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट चैनल पे। इसके साथ ही अगर आप नए हैं तो जान लीजिए, मैंने आपको अपने बारे में बताया है और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे आपको कैसे तैयारी करवाई जाती है चीजों के लिए। आप जो पीछे टॉपिक देख रहे हैं वो हिस्ट्री का टॉपिक है और आपको पता है कि हिस्ट्री में अभी तक मैंने एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट की है, जिसमें मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाया, आर्यंस के बारे में बताया, मैंने आपको बताया बुद्ध धर्म, मैंने आपको बताया जैन धर्म। अब इसके साथ ही एंशियंट हिस्ट्री की 2-3 मेन डायनेस्टीज हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और इसी के साथ सीयूटी के एग्जाम के हिसाब से एंशियंट हिस्ट्री फिनिश होती है। मैं फिर से बता रहा हूं, सीयूटी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पूछी जाएगी, तो क्या पढ़ना है क्या नहीं बताना वो मैं यहां बताऊंगा और आपको उसी के हिसाब से पढ़ना है। आपको यह तो याद रखिएगा, आपको लेक्चर्स उसी तरह से डिलीवर किए जाएंगे कि आपको ज्यादा भारी ना लगे और छोटी छोटी जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप पढ़ लें और आपका एग्जाम में काम हो जाए। क्योंकि हमें एग्जाम क्रैक करना है, लड़ना नहीं है। हम यूपीएससी की तैयारी नहीं, हम यहाँ पे सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं। और मैं बताता हूँ, मैं पिछले 2 सालों से सीयूटी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस आपके काफी काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, चलिए समझते हैं कि एंशियंट हिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा अलेक्जेंडर के बारे में जानेंगे, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में अलेक्जेंडर के बारे में भी थोड़ी बहुत बात की जाती है। तो अलेक्जेंडर और अलेक्जेंडर से पूछे जाने वाले कुछ 1-2 क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। तो पहले बात की जाए अलेक्जेंडर की, तो अलेक्जेंडर आया कब था। तो अलेक्जेंडर ने 326 बीसी में इंडिया पे इन्वेड किया था। आजकल आप इन्वेडेड इंडिया, इंडिया को इन्वेड किया। आजकल आप वो सुन रहे हो ना क्या, कि बेस रिवर उफान पे है हिमाचल में, एज वेल एज पंजाब में तबाही मचाई है। बाढ़ का कारण है बेस रिवर। आपको पता है कि बेस व्यास रिवर को ही सिकंदर की सेना पार नहीं कर पाई थी और वहीं से वापस चली गई थी। इंडिया के पंजाब पार्ट से वहीं से वापस चली गई, ब्यास रिवर को पार नहीं कर पाई। अब मुझे समझ में आया कि ब्यास रिवर को पार क्यों नहीं कर पाई। अगर इतनी उफान पे वो चलती है तो ब्यास रिवर को पार कर पाना किसी भी मिलिट्री के लिए पॉसिबल उस टाइम की नहीं था। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड 2 चीजें आ गई कि चेनाब और झेलम रिवर के तट पे, ठीक है, चेनाब और झेलम के बीच में एक राजा थे, पोरस। एक राजा थे, देयर वाज अ किंग हुज नेम वाज पोरस। ये पंजाब के हिस्से में रूल करते थे, थोड़ा सा ऊपर। ये किस हिस्से में, चेनाब और झेलम। आपको पता है कि चेनाब और झेलम किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इंदस की। ये आपको, अगर आपने मेरे ज्योग्राफी के वीडियोस देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। इस एरिया के बीच में रूल करते थे। तो अलेक्जेंडर वर्सेस किंग पोरस के बीच की एक लड़ाई है। हालांकि इंडियन हिस्टोरियन इसको कहीं नहीं मेंशन करते, लेकिन ग्रीक हिस्टोरियन इसे कहते हैं बैटल ऑफ हेडिस्पस। क्या कहते हैं, बैटल ऑफ हेडिस्पस। और इसी के रीजन से हालांकि इंडियन हिस्टोरियन इसके बारे में कहीं खास मेंशन नहीं करते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो यहाँ तो हमें मिलता है फॉर्ट की गई थी, ठीक है। और इसी, और क्योंकि अलेक्जेंडर था मकडोनिया का, ग्रीस के मकडोनिया का था। तो मैकडोनियाज ने कभी भी हाथी नहीं देखे थे। तो पहली बार इसी फील्ड में, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उन्होंने पहली बार हाथी कब देखा, सीधी बात है, ऐसे कोई क्वेश्चन। बैटल ऑफ हेडिस्पस किसके बीच में हुआ, अलेक्जेंडर वर्सेस किंग पोरस के बीच में हुआ। ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर विनर हुआ, हालांकि इसमें भी कुछ डिस्प्यूट रहता ही रहता है। और इसके बाद माना जाता है कि अलेक्जेंडर ने इंडिया के इस हिस्से को इन्वेड किया था, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से फाइट हुई। अलेक्जेंडर की बात की जाए, अलेक्जेंडर इसके बाद रिटर्न हो गया। कुछ काफी सारी चीजें हुई, हमें उसके बारे में नहीं जानना है। और अलेक्जेंडर की एज 32 ईयर की एज में बेबीलोनिया में हुई। बेबीलोन फारस का में आता था उस टाइम पे। बेबीलोनिया के सिविलाइजेशन के बारे में काफी कुछ पढ़ाया जाता है। बेबीलोनिया उस टाइम का बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर माना जाता है। फारस का हिस्सा जो आजकल गल्फ कंट्रीज वगैरह आप कहते हैं, उन हिस्सों को, उस टाइम पे फारस का एम्पायर था। इसने फारस के सम्राट को हराया था। उस टाइम पे बहुत बड़ा एम्पायर था फारस, और इसने बहुत ही कम एज में हराया था। तो अच्छी खासी यूरोप के हिस्से को जीता था इसने। तो अलेक्जेंडर के बारे में ये जानिए, मकडोनिया से था।
पोरस से लड़ाई हुई, उसे बैटल ऑफ हिडिस्पस कहते हैं। पोरस ये पंजाब के एरिया में चेनाब और चेनाब एंड झेलम के बीच के एरिया को हैंडल करते थे, और बेबीलोनिया में जाके उसकी डेथ हो गई। बस इतना ही है अलेक्जेंडर के बारे में। अब जब अलेक्जेंडर गया तो चलो भाई वो वापस गया, लेकिन जो हिस्से वो जीतते जाता था वहां पे अपने किसी आर्मी के मैनेजर, किसी दोस्त, किसी कलीग को उस एरिया का गवर्नेंस देके जाता था। तो ये जो पंजाब के उधर का एरिया अलेक्जेंडर ने जीता था, हिंदू कुश पर्वत के आसपास के एरिया को, वहां पे उसने अपने कुछ आर्मी रूलर्स को छोड़ के गया। उसी में से एक नाम था सेल्यूकस निकेटर। ओके, उसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। और इससे हम कुछ समझेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मौर्यन अंपायर के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? मौर्यन अंपायर के बारे में। यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो हमें उतना ही पढ़ना है जहां से फटाफट हमारे क्वेश्चंस बैक टू बैक पूछे जाते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? मौर्यन अंपायर के बारे में अब हम यहाँ पे समझने चलते हैं। तो देखिए मौर्यन अंपायर में क्या है, कैसे समझते हैं। तो सबसे पहली बात, मौर्यन अंपायर से स्टार्ट होने से पहले वहां पे कौन सी डायनेस्टी थी? नंद डायनेस्टी थी। कौन सी थी? नंद डायनेस्टी रूल करती थी। मौर्यन अंपायर की बात की जाए तो ये आज का जो बिहार है, बिहार स्टेट है, बिहार स्टेट के आस इसका एक तरह का सेंट्रल है। बिहार की हिस्ट्री वैसे भी बहुत ही प्रॉस्परस रही है। बिहार में आपने नाम सुना होगा, यहाँ की कैपिटल है पटना। पटना के ही आसपास के इलाका को उस टाइम पे पाटलिपुत्र कहा जाता था। पाटलिपुत्र ये आप समझेंगे कि सम्राट अशोका के टाइम पे उनकी कैपिटल वगैरह रही है। ठीक है, तो नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था घनानंद, जिसको हराया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कौन सा स्टैब्लिश किया? मौर्य डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर, मौर्य डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया। ठीक है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि मौर्यन डायनेस्टी के बारे में कहाँ से सोर्सेज मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि अर्थशास्त्र, जिसे आप इंग्लिश में कहते हो इकोनॉमिक्स, उसे हिंदी में कहा जाता है और ये किसने लिखी थी? ये चाणक्य ने लिखी थी। आपको पता है कि चाणक्य कौन थे? इनके सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। इन्होंने ही एग्जैक्टली वो सारा आइडिया दिया कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को डायनेस्टी सेटअप करने में सारा आइडिया किसने दिया? चाणक्य ने दिया, क्योंकि ही वाज टू टेक द रिवेंज विद द घनानंद। ओके, इंडिका एक बुक है जो मेगस्थनीज ने लिखी है। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज एक चाइनीज ट्रेवलर था जो कि आया था मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। तो पूछा जाता है कि मेगस्थनीज कौन था और किस एम्पायर में आया था, तो आया था और उसने इंडिका लिखी थी। इसके अलावा ये जैन और बौद्ध धर्म, उस टाइम पे दोनों रिलीजन थे। अशोका ने बौद्ध धर्म को और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को प्रमोट किया है। तो उस हिसाब से उन धर्मों की बुक्स में भी इन दोनों एम्पायर्स के बारे में पता चल जाएगा। और आर्कियोलॉजिस्ट क्या भाई, आर्कियोलॉजिस्ट सोर्सेज क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट जो सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग तो हम कह सकते हैं कि अशोका के अभिलेख, अशोकाज इंस्क्रिप्शन, अशोकाज पिलर इंस्क्रिप्शन, आप सभी ने सुना है अशोका के पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ में अशोका ने बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन आज भी अवेलेबल है पाली लैंग्वेज में। रुद्रदामन के अभिलेख जो हैं, तो अ लॉट ऑफ इंस्क्रिप्शंस कहाँ से मिलते हैं? इंस्क्रिप्शंस से मिलते हैं, बुक्स से मिलते हैं, द रिलीजियस बुक्स से मिलते हैं, और कुछ राइटर्स के थ्रू लिखे हुए बुक्स से हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। देखिए यहाँ से सवाल क्या बनता है? इंडिका किसने लिखी? मेगस्थनीज ने लिखी। अर्थशास्त्र किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा। चाणक्य वही थे जिन्होंने मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश करने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? घनानंद को हराया था। घनानंद किस डायनेस्टी का था? नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और ये जान लीजिएगा कि जूनागढ़ में इंस्क्रिप्शन है, अशोका के इंस्क्रिप्शन है, तो इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। हालांकि ये जो मैं स्लाइड अभी आपके सामने दिखा रहा हूँ इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं समझा दे रहा हूँ कि हिस्टोरिकल मगध महाजनपद, मैंने बोला ना मगध, उस एरिया को क्या कहा जाता था? मगध। ठीक है, तो मगध जो है यहाँ पे काफी सारे डायनेस्टी ने रूल किया। इसमें से देखिए हमें बस ये आ जाना है, नंद वंश को हराया और किसने किया? मौर्य वंश। और मौर्य वंश को एंड करने वाला कौन सा था? शुंग वंश। ये उनका एक तरह का शुंग सेनापति था। तो बस इतना जानना है, बाकी ना इसके बारे में, ना इसके बारे में, ना इसके, हमें बस इनसे मतलब है। नंद वंश को हराया, एक लाइन इसके बारे में जाननी है, पढ़ना मौर्य वंश के बारे में है। इसको फिनिश किसने किया? शुंग वंश ने। बस इस वंश का मतलब डायनेस्टी होती है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश में नाम तो कोई भी डायनेस्टी हो सेम ही होता है। ठीक है,
आते हैं। अब समझते हैं कि और क्या क्या चीजें इनके बारे में हमें जाननी है। तो अब समझते हैं कि मौर्यन अंपायर स्टार्ट कहाँ से होता है और फिनिश कहाँ पे होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इंडिया के मैप से, तो देखिए उस टाइम पे जो भी एम्पायर होते थे, साउथ इंडिया को अगर आप छोड़ दिया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साउथ इंडिया में कोई भी एम्पायर स्टैब्लिश नहीं हो पाता था, क्योंकि वहाँ की जो जियोग्राफिकल, अभी आपको पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ाया ज्योग्राफी में, तो वहाँ की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, वहाँ पे वहाँ के लोकल्स के अलावा कोई नॉर्थ इंडिया से अगर बना भी ले थोड़े दिन के लिए तो कंट्रोल नहीं कर पाता था, फिर लोकल रूलर अपने आप को आजाद करा लेते थे। तो एक तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी और कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो कंट्रोल कर पाना कभी भी आसान नहीं रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि ये साउथ इंडिया का जो नीचे का पार्ट है, स्पेशली कर्नाटका का और केरला का और तमिलनाडु का, ये पांडवास, चोलास, चेरास और उन्हीं के पैरेलल लोगों के थ्रू ही रूल किए गए हैं, उसके अलावा कोई रूलर यहाँ पे नहीं पहुंच पाया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पाकिस्तान के अफगानिस्तान, आप जितने भी रूलर पाएंगे, क्योंकि ये क्या थे, यही हिस्से थे जो प्लेन एरिया थे। ये भाई इंदस प्लेन था, ये गंगा प्लेन था और ये ब्रह्मपुत्र प्लेन था। अच्छा, इसमें नॉर्थ ईस्ट को भी आप छोड़ ही दीजिए, नॉर्थ ईस्ट पे भी कोई रूलर कोई भी मतलब नहीं रखता था, क्योंकि पहाड़ी और जंगली एरिया में ट्राइब्स को कंट्रोल करना मुश्किल है, वहां के लिए ट्राइब राजा ही होते थे। तो आप देखेंगे कि पूरा बांग्लादेश, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान और होल नॉर्थ इंडिया, मतलब ये देखिए कि महाराष्ट्र से लेके ये आंध्र प्रदेश के हैदराबाद करंट टाइम में, ये सारे के सारे किस में आते थे, ये सारे के सारे मौर्यन अंपायर में आते थे। मतलब आज के करंट इंडिया से इसका क्या है, एरिया ज्यादा था, ये याद रखिएगा कि आज के करंट से इसका एरिया ज्यादा था। इसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या क्या था। अब देखिए इसमें मौर्य डायनेस्टी में ऐसा नहीं था कि फिनिश हो गया, लेकिन हमें पढ़ना किनके बारे में, देखिए ये सब मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टैब्लिश किया, बिंदुसारा वाज हिज सन। हालांकि बिंदुसार के बारे में भी आपको ज्यादा नहीं जानना है, तो बस इसको ऐसे जान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आए थे और बिंदुसार का बेटा अशोका था। अशोका के बारे में हमें बस जानना है और उसी के साथ हम मौर्यन डायनेस्टी का एंड करेंगे। ना ही आपको यहाँ से ना यहाँ से, यहाँ कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर बहुत है तो ये जान लीजिएगा कि बृहदर्थ was the last Mauryan dynasty ruler, and after that he was killed by his own commander whose name was Pushpamitra Shunga, and Shunga dynasty started. ओके तो हमें बस अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लगभग में थोड़ा बहुत जानना है और जानना है अशोका के बारे में, ठीक है, तो ज्यादा परेशान नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। मैंने सेल्यूकस निकेटर के बारे में स्टार्टिंग में लिखा था कि सेल्यूकस निकेटर कौन था। अलेक्जेंडर के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा इसीलिए बताया क्योंकि इस पर्सन के बारे में बताना था कि अलेक्जेंडर कौन थे। भाई अलेक्जेंडर आउटसाइड अटैकर था, जब वो चला गया तो अपनी जगह पे सेल्यूकस निकेटर को वो बैठा के गया, ठीक है। तो ये उसके एरिया का गवर्नर था या जो भी रूलर था, और ये इसने मगध पे अटैक किया था। कब, जब व्हेन द चंद्रगुप्त मौर्य वाज रूलिंग। तो इसमें बस ये पूछा जाता है कि व्हेन ही गेट डिफीटेड हिज डॉटर हेलेना वाज मैरिड टू द चंद्रगुप्त मौर्य। उस टाइम पे आसान सी बात है कि बैटल हारने के बाद अच्छे रिश्ते बनाने के लिए अपनी बेटी का विवाह कर देना, ठीक है। उसके बाद देर आर अ लॉट ऑफ, तो ट्रीटी होती है, क्या होती है, युद्ध के बाद ट्रीटी होती है। तो हमें भाई ट्रीटी के बारे में ज्यादा नहीं जानना है, इतना जानना है कि सेल्यूकस निकेटर में जैसे कि वो हिंदुकुश पर्वतमाला अफगानिस्तान, तो काबुल, कांधार, हेरात और मकराना ये चंद्रगुप्त जी को मिल गए और उसके बदले उन्होंने कुछ 500 एलिफेंट्स दिए थे या जो भी दिए थे उसकी आर्मी को मेंटेन करने के लिए। हमें यह जानना है कि द मेगास्थनीज केम into the court of Megastheni came into the court of Chandragupta Maurya and he was an ambassador of Seleucus Nicator। बस यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया वो किसका एम्बेसडर था, तो आप कहेंगे सेल्यूकस निकेटर का था। उसने जो बुक लगी इंडिका लिखी, इसी में मौर्य डायनेस्टी के बारे में होती है। अपने लास्ट टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को फॉलो किया। एंड मैंने भद्रबाहु के बारे में आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ा दिया है, इनके बारे में बता दिया था। जैन धर्म अपनाया और कर्नाटक में श्रावण बेलगोला नाम का एक टेम्पल है, वहां पे कंटिन्यू फास्टिंग एक टर्म होता है जैन धर्म में अपने प्राण त्यागने को, कि भूखे रह के प्राण त्यागना। तो कंटिन्यू फास्टिंग करते हुए उन्होंने क्या किया, अपने प्राण त्याग दिए। और इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जी की कहानी यहाँ खत्म होती है। इसके बाद उनका बेटा बनता है बिंदुसारा। बिंदुसारा के बारे में बहुत कुछ ज्यादा जानने को इंटरेस्टेड होता नहीं है, ठीक है।
इसके नाम वगैरह का मतलब नहीं जानना है, और इसके अलावा ये भी नहीं जानना है, ठीक है। तो आप बस इतना जानिए बिंदुसार थे, उनके बारे में कुछ जानना नहीं है। ये अगर आप एसएससी वगैरह लेवल के पढ़ते तो ज़्यादा सही होता। तो इसके लिए हम आते हैं अशोका पे। हमें अशोका से क्वेश्चन आएंगे, और इनके बारे में आप जितना जाने उतना कम है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे काम किए। तो भाई बिंदुसार की डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार, अशोका को राजा बनने में 4 साल लग गए, क्योंकि भाई काफी सारे ब्रदर्स थे, एंड अशोका वाज नॉट द बिग ब्रदर, एज वेल एज ही वाज नॉट हैविंग द गुड पोजीशन इन दैट एम्पायर, क्योंकि इसकी माँ दासी थी या जो भी कुछ था। तो इसके रीजन से कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये राजा बनता, तो पूरे 4 साल लगे। एंड कहाँ पे हुआ इसका जन्म? हुआ था पाटलिपुत्र में, इसलिए ओके। अकॉर्डिंग टू द बौद्ध धर्म, अशोका ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों का, हालांकि ये सब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते तो छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। In the 269 BC, he became the king. He became the king of Mauryan Empire. Her mother name was Subhadrangi. Okay. And after getting, अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है? कलिंगा वॉर, वॉर ऑफ कलिंगा। कलिंगा करेंट टाइम में ओडिशा का ही एक हिस्सा था, ओडिशा का। अच्छा, ओडिशा आजकल ORISA लिखा जाता है, पहले ODISHA लिखा जाता था। तो देखिएगा नाम में भी चेंजेस आते रहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू चेंज किया गया ओडिशा। ओके, तो राज्याभिषेक जब हुआ राजा, तो वो कलिंग पे आक्रमण करता अपना एम्पायर बनाने के लिए। लेकिन कलिंगा वॉर was a disaster for him. A lot of people were killed during this war. और इतने ज्यादा लोगों को मारे जाने के बाद, ऐसा नहीं कि तुरंत लड़ाई हुई, राजा था, ऐसी बहुत सारी लड़ाइयां, उसने लड़ाइयां देखी थी। तो ऐसा नहीं था कि लड़ाई होते ही वो गया और मैदान में देखा और उसका मन बदल गया। नहीं 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 नहीं, 1-2 साल का टाइम लिया, एम्पायर बड़ा हो चुका था, उसने काफी सोचा विचारा, धीरे धीरे चेंजेस आए कि हाँ भाई सच में बहुत ज्यादा खून खराबा हो रहा है, लोग ही नहीं रहेंगे तो एम्पायर किस पे बनेगा। लोगों के लिए भाई उस टाइम पे खेती मेन थी, खेती काम करने के लिए पुरुष चाहिए होते थे। और पुरुष क्या होते थे भाई? मेल्स जाके फाइट लड़ रहे हैं, फाइट में मारे जा रहे हैं, तो खेतों में आके काम कौन करेगा? खेतों में काम नहीं करेंगे तो अनाज कैसे उगेगा? अनाज नहीं उगेगा तो टैक्स कैसे मिलेगा? राज्य चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए होते हैं। तो आज की तरह उस टाइम पे जनसंख्या थोड़ी थी। इसके रीजन से ऐसे बहुत सारे राज थे। तो ऐसा माना जाता है कि अशोका ने बौद्ध धर्म अडॉप्ट किया, और उसकी दीक्षा अशोक ने उपगुप्त को से ली थी। तो पूछा जाता है कि वो कौन सा ऐसा बौद्ध भिक्षु का नाम बताइए, हु वाज द बौद्ध मॉन्क हु गेव दीक्षा टू द अशोका। सो योर आंसर इज उपगुप्ता। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन। उनकी माँ वगैरह का नाम ज्यादा नहीं पता है। पाटलिपुत्र में जन्म हुआ, he became the king, and after the war of Kalinga he adopted Buddha Dharma. Buddha Dharma was adopted by a monk Upgupta. ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा कि उपगुप्त नाम के बंदे मॉन्क ने इनको दी। अब अशोक के बारे में बात की जाती है, अशोक द ग्रेट है, तो अब इसके कामों के बारे में आपको जानना पड़ेगा, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। अशोक भारत का, ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया हु स्टार्टेड राइटिंग इन इंस्क्रिप्शन। तो इसने इंस्क्रिप्शंस की स्टार्टिंग इसी ने की, स्टार्टेड इंस्क्रिप्शन राइटिंग इन द लोकल लैंग्वेज रादर देन संस्कृत। पाली लैंग्वेज में इसने लिखवाया। तो उस टाइम पे पाली की जगह प्राकृत लैंग्वेज यूज की जाती थी, बाद में पाली लैंग्वेज आई, ठीक है। प्राकृत लैंग्वेज यूज की जाती थी, हिंदी नहीं थी, प्राकृत लैंग्वेज थी। ये प्राकृत लैंग्वेज पढ़ी या लिखी जा सकती है, जो भी लैंग्विस्टिक्स लोग होते हैं वो उनको आइडिया होता है कि इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है। सो बिकॉज प्राकृत वाज द कॉमन लैंग्वेज, इट वाज द कॉमन लैंग्वेज, सो पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट द राजा वाज टू टेल अस। तो उसने इंस्क्रिप्शन लिखवाया, दिस इंस्क्रिप्शंस आर स्टिल अवेलेबल एंड दे गिव द कह सकते हैं डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज द एविडेंस ऑफ द how the Ashoka Empire was, how much great it is, and these inscriptions are still available. Some are in Pakistan, some are in Afghanistan. अब वहाँ पढ़ाए जाते कि नहीं पता। आपको पता है कि ये जितने भी अभिलेख मिलते हैं, इट वाज ब्राह्मी लिपि, वैसे जैसे हम कहते हैं कि किस वे में लिखा जाता है, इंग्लिश के लिए लैटिन है, हिंदी के लिए देवनागरी है, वैसे उस टाइम पे ब्राह्मी होती थी। पाकिस्तान के लोग अलग बोलते थे, तो वहाँ पे खरोष्ठी है। अफगानिस्तान की लैंग्वेज अलग थी, ग्रीक लैंग्वेज, ये अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के पास ग्रीक लैंग्वेज में भी लिखी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एम्पायर है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में पाया गया। वहां पे जहां की लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज में उसको लिखा गया इंस्क्रिप्शन को, ताकि लोग चीजों को समझ सकें, ठीक है।
और सबसे पहले जेम्स जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोका के लिखे गए इंस्क्रिप्शन को रीड करने में सफलता पाई। उन्होंने काफी स्टडी की कि किस लैंग्वेज को क्या, किस सिंबल का मतलब क्या है, एंड देन ही स्टार्टेड रीडिंग दैट। ओके, तो यहां से हालांकि ये क्वेश्चन बनता नहीं है इतना डिटेल, लेकिन अब याद जान लीजिएगा कि जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने सबसे पहली बार सक्सेस पाई कि ही सक्सेसफुली रीडेड अशोका। अच्छा, अशोका से रिलेटेड और क्या काम आते हैं अब समझिए। अशोका से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे, ज्यादा डिटेलिंग नहीं, बस समझते चलिए कि क्या क्या बनेंगे। पहला, अशोका ने अपना नाम प्रियदर्शी रखा। देवता देव नाम प्रियदर्शी, इसका मतलब होता है जो देवताओं को पसंद हो। मध्य प्रदेश के गुर्जरा और कर्नाटक की मशकी नेदर में अशोका का नाम अशोका की तरह लिखा हुआ। ये सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं तो भूल जाइए, ठीक है। अशोका ने धम्म, ही स्टैब्लिश धम्मा, या ही स्टैब्लिश धम्मा एंड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। याद रखिएगा, यहां से ये पूछा गया, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल was held by Ashoka in Patliputra. Ashoka in Patliputra, as well as here he situated Dhamma. Dhamma is like, देखिए उस टाइम पे क्या होता था कि हिंदू थे मैक्सिमम पॉपुलेशन, तो अब कोई हिंदू धर्म सनातन धर्म छोड़ना नहीं चाहता था। अशोका अपने अडॉप्ट कर चुका था बौद्ध धर्म, बट ही कांट प्रोवोक समवन, इंसिस्ट समवन। पब्लिक भाई इस धर्म के लिए एकदम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप बौद्ध धर्म मत अपनाओ, आपसे जबरदस्ती भी नहीं की जा सकती धर्म को अपनाने के लिए। आप बौद्ध धर्म की जो नैतिकताएं हैं उसे उसे फॉलो करो, धर्म मत अपनाओ, बट अच्छी चीजें तो अडॉप्ट कर सकते हो, और अगर आप अच्छी चीजें अडॉप्ट करोगे तो आप अपने धर्म में भी बेहतर बनोगे। और इस तरह से उसने धम्म की स्टैब्लिश की, और एक मंत्री अपॉइंट करता था जिसका नाम होता था महामात्र, जिसे धम्म का संचालक माना जाता था, कोऑर्डिनेटर। और उसमें क्या किया जाता था, इसमें अच्छी अच्छी चीज सिखाई जाती थी। अशोका ने कहा कि माता पिता के ऑर्डर माने, ब्राह्मण और भिक्षुकों का आदर करें, दास और सेवक जो आपके हैं उसको उनके साथ भी अच्छा बिहेव करें, जिए और जीने दें। भाई जो आजकल कहते हो ना जियो और जीने दो, वो भी नारा क्या है, आप कहीं ना कहीं अशोका के धम्म से इंस्पायर्ड है कि भाई जिए और जीने दें। तो इस तरह की मोरल बातें धम्मा के थ्रू सिखाए गए। इसके बाद इसने अपने बेटे और बेटी दोनों को श्रीलंका भेजा, और बौद्ध धर्म की भी कई ब्रांचेस है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। तो उसमें से जो श्रीलंका का बौद्ध धर्म है, जो चाइना का बौद्ध धर्म है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है मान्यताओं में। तो वहां पे आपको श्रीलंका में इसके प्रमाण मिलेंगे कि अशोका के बेटे बेटी आए थे, और वहां पे एक पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष भी है, और वहां पे अभिलेख भी है, जिससे पता चलता है कि वहां पे बौद्ध धर्म, श्रीलंका भी बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट मेजोरिटी है श्रीलंका में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे भी यहाँ समझाया गया था इन्हीं के थ्रू। अब बहुत सारे शिलालेख हैं, अब सारे शिलालेखों को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना वगैरह नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए कि इसके 10वें साल में इसने गया पे इंस्क्रिप्शन लिखवाया था। और लुम्बिनी, आपको पता है लुम्बिनी में क्या हुआ था, भगवान बौद्ध गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी में अपने राजा बनने के 20वें साल में उसने लिखवाया था, ठीक है। और अलग अलग अभिलेख में उसने 11th इंस्क्रिप्शन में उसने धम्म को एक्सप्लेन किया, धम्म से रिलेटेड। और इसके अलावा केवल महामात्रा जो होते थे, महामात्रा ये क्या थे, रिलीजियस मिनिस्टर होते थे, क्या होते थे, रिलीजियस मिनिस्टर। पर इसने देखा कि ये मैक्सिमम मेल होते थे, तो फीमेल्स की सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने फीमेल महामात्रा भी अपॉइंट करवाया। तो मतलब 12th इंस्क्रिप्शन में ये भी बताया गया था कि इसके एम्पायर में फीमेल महामात्रा होती थी, जो फीमेल्स को रिलीजियस चीज़ों के बारे में बताती थी, उनको सही तरीके से नॉलेज प्रोवाइड करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर कितना ग्रेट रहा होगा कि उस टाइम पे फीमेल्स को। अब देखिए कलिंगा वॉर के बारे में भी मेंशन किया गया है 13th इंस्क्रिप्शन में। इतने तो इंस्क्रिप्शन इन्होंने लिखवाए, जिसमें से 13th इंस्क्रिप्शन में कलिंग वॉर, 13th इंस्क्रिप्शन mentioned कलिंग वॉर, mentioned कलिंगा वॉर। तो कलिंगा वॉर भाई 3rd इंस्क्रिप्शन में है। 14th इंस्क्रिप्शन
तो बस इतना जान लीजिए। इन सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जिस लैंग्वेज में लिखे गए हैं ये बस आर्मी के कमांडर्स हैं कि भाई शुल्काध्यक्ष, अब वो उसी टाइम पे लिखे गए थे कि मतलब टैक्स वसूलने वाला टैक्स ऑफिसर, सो इसे टैक्स ऑफिसर होते थे। इसके अलावा ये मतलब कि मेजरमेंट से रिलेटेड हैं, और ये सूत्रा का मतलब हो गया कि भाई ये टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। तो जैसे आज मिनिस्टर थे वैसे उस टाइम पे भी मिनिस्टर होते थे, ठीक है। तो उसके लिए हमें नहीं जानना कि कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं। हाँ ये जानिए, चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है उसमें 4 वर्ण, जो आजकल आप कहते हो ना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मतलब जाति प्रथा कास्ट सिस्टम के बारे में मेंशन, क्योंकि कास्ट सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि पोस्ट वैदिक काल में ही कास्ट सिस्टम जातिगत से ज्यादा क्या हो गया था, जनरेशन वाइज हो चुका था, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने भी इसके बारे में बात की है, ठीक है। इसके अलावा इसने बताया था कि 7 पार्ट में कृषकों को डिवाइड किया गया है, जिस और सैनिक वगैरह भी होते थे। किसानों के बाद सैनिक सबसे ज्यादा किसान थे, उसके बाद आर्मी वाले थे इनके में, ठीक है। निरीक्षक होते थे, ये सारी मंत्री वगैरह होते थे। इन सब के बारे में हमें ज्यादा नहीं जानना है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक याद रखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ, समराइज करता हूँ कैसे। आपको याद रखना है कि किसने इनको बौद्ध धर्म दिलाया, प्लस इन्होंने किस वॉर के बाद चीजें चेंज की। इसके अलावा इन कौन सी काउंसिल, कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। धम्म क्या होता है, किसने स्टैब्लिश किया, किस काउंसिल में स्टैब्लिश किया, महामात्र क्या होते थे, ये चीजें बस याद रखना जरूरी है, रादर देन दैट। ओके, तो देखिए भाई सांची सांची स्तूपा, हाँ ये पूछा जाता है। अशोका ने बहुत सारे स्तूपास बनवाए। आपको पता है स्तूपास जो होते हैं ये बौद्ध धर्म के रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, बौद्ध धर्म के रिलीजियस प्लेसेस हैं, ठीक है। एक तरह से आप टेम्पल्स कह सकते हैं। तो सांची स्तूपा वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तूप है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्तूप है, एक गोल गुंबद है। तो उस टाइम पे पत्थरों से रिलेटेड चीजें बनाने का आर्किटेक्चर टॉप पे था अशोका के टाइम पे, ठीक है। इसी के अलावा आपको पता है कि हमारे यहाँ जो हमारा नेशनल एम्बलम है, नेशनल एम्बलम, वो जो 4 सिंह होते हैं, 3 सामने दिखते हैं, ठीक है। देखिए यहां लिखा है शेरों को एक ही जगह रखने का क्या मतलब है, चारों को एक ही जगह, चारों शेरों को एक जगह रखने का मतलब था अहिंसा, कि 4 लायंस कैन लिव टुगेदर, इट मींस दे आर प्रेफरिंग नॉन वायलेंस, इस तरह का सिंबल था, ठीक है। और यही इंडिया का नेशनल एम्बलम है, 4 वहां से लिया गया है। और सारनाथ का, यूपी के सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ बनवाया इसी पे, तो ये जो नेशनल एम्बलम है वो कहां से लिया गया, यहां से क्वेश्चन बनेगा। सो सारनाथ, सारनाथ पता है ना, सारनाथ में ही लॉर्ड बुद्धा को क्या मिली थी, इनलाइटमेंट मिली थी, ये भी आपको पढ़ाया गया है। तो उसी जगह पे उसने एक पिलर लगवाया है, और उस पिलर पे अगर आप बात करें तो नेशनल एम्बलम इंडिया का वहीं से लिया गया है, ठीक है। अब आपको हम बात करेंगे इसके अलावा, अब ये हो गए हमारे किसके बारे में, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। अब हम पढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जिसको हम कहेंगे गुप्तास डायनेस्टी, क्या कहेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, हालांकि एक बार, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अपॉइंट किया, तो बौद्ध धर्म को अपनाया। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जो अंतिम धर्म में, तो मैंने बताया था ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट टाइम पे क्या अपनाया था जैन धर्म। निम्नलिखित में कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है, तो देखिए अजात शत्रु नहीं है, क्योंकि इन तीनों के बारे में पढ़ाया है, तीनों इंपॉर्टेंट है, इन्हीं तीनों के बारे में पूछा जाता है। अजात शत्रु वाज नॉट द काइंड ऑफ पार्ट ऑफ द डायनेस्टी। तो चलिए अब हम पढ़ने चल रहे हैं इनसे भी एक बड़े एम्पायर के बारे में जो अपने टाइम पे थे, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत बस कट टू कट नॉलेज लेंगे, ठीक है, कट टू कट। तो हम क्या पढ़ेंगे, गुप्ताज एम्पायर, क्या पढ़ेंगे, गुप्ताज एम्पायर। भाई ये अपने आप में ये भी बहुत ही बड़े एम्पायर थे। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि स्टैब्लिश किसने किया, और उसके बाद कौन थे, तो देखिए चंद्रगुप्त, इनका भी नाम था, कंफ्यूज मत होइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे और ये थे चंद्रगुप्ता फर्स्ट, इनको याद रखिएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट स्टैब्लिश Gupta's empire. He established Gupta's
एम्पायर, ठीक है। इसके अलावा हिज सन, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्ता। कौन थे? समुद्रगुप्ता वॉज हिज सन, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में पूछा जाता है एक क्वेश्चन, दैट ही वॉज द मोस्ट he was a most powerful Hindu king, most powerful Hindu king। इसके बाद इनके बारे में कुछ चीजें जान लीजिए कि who he was और इन्होंने क्या क्या किया था। तो he was a poet, musician, ये इन्होंने वीणा बजाते हुए अपने सिक्के बनवाए हैं, तो इससे पता चलता है कि इनको म्यूजिक का बहुत ज़्यादा शौक था। म्यूजिशियन के साथ साथ ही वॉज अ पोएट, म्यूजिशियन, ग्रेट मिलिट्री जीनियस, ही वॉज अ मिलिट्री जीनियस, इसको मिलिट्री को कंट्रोल करना आता था अच्छे से, तो काफ़ी कुछ इनके अंदर था, मिलिट्री जीनियस थे। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन के बारे में आपको पता होगा अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा होगा कि फ्रांस का एक तरह का ये क्या था, तानाशाह था, डिक्टेटर था, बट इसे नेपोलियन को ही यूरोप का मॉडर्नाइजर कहा जाता है। तो जितनी जीते, जैसे नेपोलियन ने काफ़ी सारी वॉर जीती थी, समुद्रगुप्त ने भी काफ़ी सारी वॉर जीती थी, और उस कंटेक्स्ट में इनको कहा जाता है क्या, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि गुप्ता एम्पायर्स की बात करते हैं। इसके बाद इनके ही डायनेस्टी में एक आते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। देखिए चंद्रगुप्त के में कंफ्यूज मत होइएगा, जब तक विक्रमादित्य ना लिखा जाए, या चंद्रगुप्त वन या चंद्रगुप्त मौर्य, तो क्योंकि चंद्रगुप्त नाम बड़ा फेमस था तो कई लोग रख लेते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य इनको एक स्पेशल बैटल में जीत के बाद बोला गया। ये भी अपने आप में सेकेंड ग्रेट किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के, और इन्हीं के टाइम पे इनके 9 स्कॉलर्स बड़े फेमस हैं। इनके कोर्ट के 9 स्कॉलर्स, सारे 9 स्कॉलर्स के नाम तो नहीं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स के नाम मैं लिखूंगा तो आपको याद आ गया। एक आपको पता होगा हिंदी के महाकवि कालिदास जी। भाई कालिदास जी ने जो लिखा है वो अपने आप में अपना प्रमाण है, यूपीएससी का सिलेबस है, कालिदास जी के बारे में पूरी रिसर्च की जाती है साहित्य में, तो कालिदास जी थे। इसके अलावा आपने सुना होगा वराहमिहिर धन्वंतरी। वराहमिहिर जी क्या थे? एक तरह के वराहमिहिर जी एस्ट्रोनॉमर थे। वराहमिहिर ये क्या थे? एस्ट्रोनॉमी में थे, मैथमेटिशियंस थे, एस्ट्रोनॉमर थे। इसके अलावा इनके बारे में जान लीजिए, वराहमिहिर जी के अलावा इनके नाम पे थे हरिसेन जी और धन्वंतरी जी। चिकित्सा के मामले में, मेडिकल के मामले में कौन से थे? धन्वंतरी जी। आयुर्वेदा वगैरह के मामले में कौन से थे? धन्वंतरी जी। तो ऐसे ही कुछ कोर्टियर हैं जिनकी बुक्स आज भी आप पढ़ते, मतलब जानते हैं। गुप्ताज एम्पायर को गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे साइंस, कल्चर, एजुकेशन, सोशल सिचुएशन, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग वाज ऑन द पीक। तो जब किसी भी एम्पायर को गोल्डन एरा कहना होता है तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है कि उस टाइम पे एजुकेशन कैसा था, उस टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसी थी, क्या सभी चीज़ों में क्या एक ही चीज़ों में ग्रो किया या कई सारी चीज़ों में ग्रो किया। अगर वो काफ़ी सारी चीज़ों में, मल्टीपल चीज़ों में ग्रो करते हैं उसके अकॉर्डिंग गोल्डन एरा कहा जाता है। इसके साथ साथ पूछा जाता है कि कौन सा चाइनीज पिलग्रिम इनके टाइम पे आया। तो चाइनीज पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब होता है एक तरह से धर्म यात्री, एक तरह का ये बौद्ध धर्म का रहा होगा, इसलिए ये पिलग्रिम पे आया, धर्म यात्रा पे आया। इसका नाम था अपने आप में हेनसुआंग, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो फाहियान था, हेनसुआंग दूसरे में आया था। फाहियान वाज अ चाइनीज ट्रेवलर हु केम into his court at the time and then he wrote many things about the Gupta's empire। तो फाहियान की बुक से काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। इसके अलावा शेक्सपियर, कालिदास जी के बारे में आपको पता है कि इनको पोएट किंग कहा जाता है इंडिया का, पोएट किंग या शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो शेक्सपियर ऑफ इंडिया का भी कालिदास जी के बारे में बोल दे तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। इसके अलावा आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, आर्यभट्ट, आलिया भट्ट नहीं, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट क्या थे भाई?
मैथमेटिशियन थे और एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एस्ट्रोनॉमर नहीं थे, एस्ट्रोनॉमी के नॉलेज बर थे। एस्ट्रोनॉमर तो भाई जो स्पेस में जाता है, उस टाइम स्पेस में कहाँ जाएंगे, एस्ट्रोनॉमी के थे। तो ही वॉज जिन्होंने इन्वेंटेड जीरो कहा जाता है ना, कि इन्वेंटेड जीरो, और बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन किया। तो भाई आर्यभट्ट भी इन्हीं के टाइम के थे। तो आप समझ सकते हैं इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट जिनके बारे में आप पढ़ते हैं, ये सारे के सारे क्या थे, गुप्ताज एम्पायर में थे। इसका मतलब है कि गुप्ताज एम्पायर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी आगे पहुंच चुका था। ठीक है। अजंता केव्स पेंटिंग मोस्टली बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ, तो जो अजंता केव्स की पेंटिंग है, अजंता केव्स पेंटिंग बिलोंग्स टू द गुप्ताज एम्पायर। अब समझिए ना, एक बात समझिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता केव्स किसके टाइम पे बनाया गया, किसके टाइम पे डेवलप हुआ, तो आप बोलेंगे गुप्ताज एम्पायर। तो अजंता के साथ साथ आपके माइंड में खुश होता है अलोरा, नहीं, अलोरा राष्ट्रकूटों ने बनवाया है, फर्क से। अजंता अलोरा साथ में बोलते हैं, लेकिन अलोरा केव्स जो है, अलोरा केव्स ये बनवाया है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, एक डायनेस्टी थी पहले टाइम पे। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है इसने बनवाया था किसको, अजंता केव्स को। तो सवाल ये है कि सर इन्होंने क्या बनवाई, एक तो अलोरा और एक होती है वाघ केव्स। याद रखिएगा कि वाघ केव्स भी ये पूछा गया है कि वाघ केव्स किसके टाइम पे बनवाई गई थी। तो वाघ केव्स और अजंता केव्स, ये दो केव्स भी इन्हीं के टाइम पे डेवलप हुई, जो अलग अलग चीजों को डिपिक्ट करती हैं। और इन्हीं के बाद विक्रमादित्य के बाद लास्ट में कौन आते हैं, लास्ट रूलर का नाम पढ़ लीजिए, इसके बाद नहीं पढ़ना, कुमार गुप्ता। कौन आते हैं, कुमार गुप्त। ही वॉज आफ्टर द विक्रमादित्य, आफ्टर द विक्रमादित्य ही वॉज द सक्सीजर ऑफ विक्रमादित्य, जिनका नाम है कुमार गुप्त। और कुमार गुप्त के बारे में सबसे अच्छी बात जानते क्या है, बिहार की वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट, जिसे आप बड़ी कहते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी। कौन सी, नालंदा यूनिवर्सिटी was set up by, नालंदा यूनिवर्सिटी was set up by कुमार गुप्ता। तो आप समझ सकते हैं कि जिस डायनेस्टी में नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी बनाई गई हो, वहां का एजुकेशन लेवल कितना अच्छा है, जहां पे देश विदेश से लोग पढ़ने आते थे इंडियन कल्चर को। तो आप समझ सकते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी ने इंडियन कल्चर को काफी ज्यादा हाई तक बढ़ा दिया था। और इसी के साथ ही आप कहेंगे कि काफी आगे थे। तो चलिए एक लास्ट छोटी सी डायनेस्टी बताता हूं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये साउथ इंडिया की कुछ डायनेस्टीज हैं। तो राष्ट्रकूटा के बारे में जान लीजिए कि ये कौन थे, SARSH, राष्ट्र, ओके। तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के बारे में बात करूं तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी क्या है भाई समझ लीजिए। इसके साथ ये लेक्चर हम एंड करेंगे और एंशियंट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा, नहीं लगभग में खत्म है, फिर हम मेडुअल के बारे में चलेंगे, ठीक है, राइट। तो हु वाज द फाउंडर, फाउंडर थे दंती दुर्गा। ये सबॉर्डिनेट थे पल्लवास के। सबॉर्डिनेट क्या होता है वो आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैं समझा देता हूँ। दंती दुर्गा वाज द फाउंडर ऑफ दैट। सबॉर्डिनेट का मतलब भाई आप किसी के साथ मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, फिर आपने बोला कि अब तुम्हारे अंडर बिजनेस नहीं करेंगे, हम अपने ये अलग कंपनी खोलेंगे। वैसे ये सबॉर्डिनेट थे, किसी राजा के अंदर काम करते थे एज ए मैनेजर वगैरह, सेनापति वगैरह। एक एरिया के गवर्नर थे इनके फादर। बाद में पल्लवा डायनेस्टी से अलग होकर बोलते नाउ वी आर द किंग्स ऑफ आवर ओन एरिया, एंड देन ही बिकम द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ओके, तो दंती दुर्गा वाज देयर। और इनके बारे में याद इसलिए करना है कि अलोरा, कट कैलाश टेम्पल एट एलोरा, फेमस रॉक कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, फेमस रॉक कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। मैंने आपको बताया ना अलोरा की केव्स किसने बनवाई है, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने। तो इनके टाइम पे ही बनवाई गई, ये आपको याद रखना है। और ये एलोरा नहीं है, इलोरा है, सॉरी, एलोरा ई से स्टार्ट होता है, माय बैड, ध्यान नहीं दिया मैंने।
इसको ऐसे लिखिए, एलोरा, ठीक है। एलोरा केव्स इन्होंने ही बनवाई है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो बाकी कन्नड़ के कविराज इनके टाइम में है, और कृष्ण 1 के अलावा कृष्ण 3 थे। राष्ट्रकूटा ऑल्सो क्रिएटेड द बिल्डिंग ऑफ केव ऑफ श्राइन ऑफ एलिफेंटा। हाँ, एलिफेंटा की, ये मुंबई से आप इंडिया गेट से, मुंबई के इंडिया गेट से आप बोट लेते हैं, फेरी लेते हैं, तो आप एलिफेंटा केव्स को जाते हैं, एलिफेंटा केव्स देखने जाते हैं। तो एलोरा और एलिफेंटा, पिछली स्लाइड को मैं सही कर दूं, या मैंने अलोरा लिखा होगा, सॉरी, एलोरा, ठीक है। तो एलोरा और एलिफेंटा केव्स किसने बनवाई थी? फेमस राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने बनवाई थी, बस इतना याद रखिएगा। तो यहाँ से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से बनने वाले क्वेश्चन आपके लिए एनफ हो जाएंगे, ठीक है। और बस आज के लिए तो इसी तरह से मेरा मानना है कि एंशियंट हिस्ट्री से जितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं यहाँ से बन जाएंगे, आपकी सीयूटी में इससे ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे मेडिवल हिस्ट्री में, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। तो मेडिवल हिस्ट्री मान लीजिए 2 से 3 लेक्चर की होती है, सीयूटी के लेवल से भी बनाई जाए तो 40-50 मिनट की 2 लेक्चर्स, 2 से 3 लेक्चर मेडिवल हिस्ट्री की जाएंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री भी 2 लेक्चर मिनिमम जाएगी, मतलब शॉर्ट टू शॉर्ट, कट टू कट, जैसे मतलब कट टू कट पूरा डिटेल पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबी जाती है। तो आपको हिस्ट्री के 3-4 वीडियोस और इकोनॉमिक्स का 1 वीडियो, हार्डली 1 से 2 वीडियो, और इसके अलावा ज्योग्राफी में भी 2-3 वीडियोस और बनेंगे आपके, और आपकी पॉलिटी के भी 3 वीडियोस और उसके अलावा मतलब आपकी, मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो 20 से 22 वीडियोस में आपका आराम से सीयूटी का जीके का पार्ट कवर हो जाना है। उसमें हाँ थोड़ी सी स्टैटिक जीके पढ़ानी है, जिसमें कि स्टैटिक जीके मतलब थोड़ा सा साइंस का भी पार्ट पढ़ाना है, तो वो देखा जाएगा। जैसे कि पूछा जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, मिलते रहिए हमसे यहाँ पे, चीज़ें ऐसे ही बढ़ती रहेंगी, सीयूटी की प्रिपरेशन आपकी हमेशा चलती रहेगी। बाय एवरीवन।